गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का पूरा इतना चैप्टर का यानी कि 1 से लेकर 18 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। क्लास 6 और क्लास 7 का एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग क्लास 8 साइंस विज्ञान है ना, जो कि एनसीईआरटी का बुक है, उसका 18 चैप्टर आज क्लियर कर लेंगे, एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां क्लास से बहुत प्रश्न पूछता है एनसीईआरटी का। बिहार का एग्जाम हो, चाहे यूपी का एग्जाम हो, चाहे झारखंड का एग्जाम हो, भर भर के क्वेश्चन रहता है साइंस से। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर सामान्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। रबी, एक मिनट पेन कर ले, रबी और खरीफ फसल। इन फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रबी का फसल और खरीफ का फसल है ना। देखिए, तो पहला बोलता खरीफ का फसल ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। क्या ये सही है? नहीं, खरीफ का फसल ग्रीष्म ऋतु में नहीं, ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है। ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है। कब बोई जाती है? वर्षा ऋतु में। इसलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। रबी की फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है। बिल्कुल सही, रबी की फसल शीत ऋतु में ही उगाई जाती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। कोई दिक्कत नहीं, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, आसान था। आगे देखते हैं। जैविक खाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है, ठीक है। इसमें मित्र जीवाणु यानी जो केंचुआ वगैरह होता है, मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। हाँ, हो जाती है, बिल्कुल। केमिकल का रहेगा तो मार देगा जीवाणुओं को, लेकिन ये तो जैविक खाद है तो कोई दिक्कत नहीं होता। मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ये तीनों का तीनों तो सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी, 1, 2 और 3 सभी। ठीक, चलिए। कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह कॉड लिवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त होता है? यह मछली से प्राप्त होता है, मछली से। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉड लिवर तेल में विटामिन डी रहता है, किस में रहता है? तो मछली में रहता है। एक चीज और, जो मछली में कॉड लिवर तेल में विटामिन डी तो रहता है, उसमें विटामिन ए भी रहता है। ये भी रखिए याद, विटामिन ए, इसकी भी मात्रा रहती है। ठीक है, चलिए। मछली में ही सिंचाई की आधुनिक विधियों बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। असत्य कथन का चयन करें। सिंचाई का आधुनिक विधि क्या क्या उसके बारे में बात कर रहा है। छिड़काव तंत्र यानी स्प्रिंकल सिस्टम का उपयोग असमतल भूमि के लिए उचित है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए जमीन ऐसे है, इस टाइप से कुछ पहाड़ है, यहाँ पर हम मान लीजिए पानी गिराएंगे तो क्या होगा? सारा पानी तुरंत गिर जाएगा। एक तो पानी का कमी, पहाड़ी एरिया, पानी टिकेगा नहीं। लेकिन स्प्रिंकल क्या होता है? फुहार से, छिड़काव से, है ना, बूंद 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 नहीं होता, पूरा पानी उड़ेगा और खेत पर गिरेगा। तो पानी धारा प्रवाह नहीं गिरेगा, तो पानी की बचत होगा। और ये छिड़काव तंत्र असमतल भूमि के लिए उपयोगी हो जाता है। ठीक है। छिड़काव विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। बिल्कुल सही बात है। बलुई मिट्टी में भी क्या होता है कि पानी जैसे डालेंगे तुरंत पानी सोख लेगा, है ना। तो क्या होगा कि छिड़काव वाला पानी धीरे धीरे सोखेगा और सोखने से पहले पौधा ही उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ये भी सही है। ड्रिप तंत्र, ड्रिप सिस्टम में जल बूंद बूंद पौधों की जड़ों में गिरता है, इसलिए यह फलदार पौधों बगीचों में पानी देने का सर्वोत्तम तरीका नहीं है। यहाँ पर यह हो गया गलत, यह सर्वोत्तम तरीका है। क्योंकि बूंद बूंद क्या होता है? मान लीजिए पौधा है, ये पौधा का जड़ वगैरह है, यहाँ पत्ता वगैरह है, ठीक है, पत्ता वगैरह है, इसमें बूंद बूंद पानी जाता है। तो एक्स्ट्रा पानी इधर उधर नहीं चल जाता, एक्स्ट्रा पानी इधर उधर नहीं जाता, सब पानी बूंद बूंद करके जड़ के पास ही जाता है। इसलिए पानी का बचत भी होता है, पौधा का जड़ में भी प्राप्त होता है, और एक्स्ट्रा पानी का बचत हो जाता है जो इधर उधर फैल के बर्बाद हो जाता है। ठीक है ना। तो यह सर्वोत्तम तरीका है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। ड्रिप विधि में जल की बर्बादी नहीं होती है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम है। बिल्कुल सही बात है। ड्रिप विधि में
जो बूंद बूंद वाला में होता है पानी में क्या होता है, जल का बर्बादी तो नहीं होता है, इसलिए सर्वोत्तम तरीका है। ये भी सही है। तो असत्य का बोला है ना, तो असत्य कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी नंबर इसका आंसर होगा। क्लियर। चलिए, खरपतवार से सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनके पुष्पन और बीज बनने से पहले का होता है। बिल्कुल सही बात है। जो खरपतवार होता है, जो जंगली पेड़ पौधा रहता है, जो फसल को बर्बाद कर देता है, वो जो उसमें फूल खिले है ना, उसमें उसका बीज गिरे उसके पहले ही काट देना चाहिए। नहीं तो फूल खिलेगा, उसका बीज गिरेगा तो खरपतवार और क्या हो जाएगा, संख्या में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सही है। दूसरा क्या बोलता है, खरपतवार नाशी के छिड़काव का सर्वोत्तम समय खरपतवार के पुष्पन एवं बीज बनने के बाद होगा। नहीं, यह गलत है, क्योंकि खरपतवार में पुष्प बन जाएगा, बीज बन जाएगा, तो सूखा हुआ फूल का जो बीज जमीन पर गिरेगा उससे और खरपतवार क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, और हम खरपतवार नाशी अधिक से अधिक हमको यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो पुष्पन और बीज बनने के पहले ही खरपतवार को खत्म कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल 2। असत्य पूछ रहा है, सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये 2 गलत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सूक्ष्म जीवों और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए विषाणु वायरस द्वारा होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये जो चिकन पॉक्स है और हेपेटाइटिस ए है, किससे होता है, विषाणु से होता है। या किससे होता है, विषाणु से होता है। विषाणु बोले तो वायरस, ठीक है, वायरस से होता है। टाइफाइड और खसरा है ना, जीवाणु द्वारा होता है। नहीं, टाइफाइड जो है, टाइफाइड तो आपका जीवाणु द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जीवाणु में तो बैक्टीरिया, जीवाणु के द्वारा तो होता है, लेकिन ये जो खसरा है, खसरा वो विषाणु के द्वारा होता है। विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। ठीक है ना, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। टाइफाइड के बारे में सही है, लेकिन खसरा के बारे में गलत है, तो पूरा का पूरा ये ऑप्शन 2 ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा क्या बोलता है, अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। बिल्कुल सही बात है, अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। अतिसार जो है वो पानी से होता है, पानी, गंदा पानी पीते हैं, उससे अतिसार होता है, प्रोटोजोआ शरीर में जाता है। मलेरिया पता है आपको क्या होता है, कि मच्छर से फैलता है ना, मच्छर से फैलता है। तो ठीक है, तो इस तरह से ये सही है, 1 2 3 सही है और 2 गलत है। पूछ क्या रहा है कि कौन सा सही है, सही के बारे में बोल रहा है, यानी 1 और 3 सही होगा, 1 और 3 सही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शैवाल स्पाइगोइरा, बिल्कुल शैवाल स्पाइगोइरा है का उदाहरण है। ठीक है, प्रोटोजोआ क्लाइमाइडोमोनास, नहीं, प्रोटोजोआ क्लाइमाइडोमोनास का उदाहरण नहीं है, सुमेलित नहीं है। जो प्रोटोजोआ होता है वो क्या होता है, ये अमीबा का उदाहरण। अमीबा का नाम सुने हैं, पैरामीशियम का नाम सुने हैं, पैरामीशियम, यह प्रोटोजोआ का उदाहरण है। यानी कि ये जो ऑप्शन सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, कवक क्या है, और हाँ, शैवाल स्पाइगोइरा का उदाहरण है। क्लाइडोमोनास जो है वो भी शैवाल का ही उदाहरण है ना। ये प्रोटोजोआ क्लाइडोमोनास का उदाहरण नहीं, शैवाल का उदाहरण, यानी स्पाइगोइरा क्लाइडोमोनास दोनों शैवाल है। प्रोटोजोआ का उदाहरण अमीबा पैरामीशियम हो जाएगा। कवक देख लीजिए, कवक आपका हो जाएगा राइजोपेस। क्लियर, कोई दिक्कत, कवक क्या हो जाएगा, राइजोपस, सही है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, सही हो गया, आपका हो जाएगा 1 और 3, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीव दूध से दही बनने के लिए बैक्टीरिया से बनता है, पता है,
दूध से जब दही, ये दूध से जब दही का प्रक्रिया होता है, दही बनता है, तो बैक्टीरिया से बनता है ना। अब बैक्टीरिया का नाम भी आपको पता होगा, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, ठीक है, बैक्टीरिया का नाम बता दिए। आगे चलते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर, यस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? ठीक है ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। जब खाद्य पदार्थों में खमीर को मिला दिया जाता है या ईस्ट को मिला दिया जाता है ताकि खमीर उत्पन्न हो जाए, है ना, ताकि मुलायम हो जाए खाद्य पदार्थ, तो खमीर क्या होता है? खमीर तेजी से जनन करने लगता है। खाद्य पदार्थ में जैसे ही खमीर को मिलाया जाता है वो तेजी से जनन करने लगता है, और जितना जनन करता है उतना अधिक श्वसन भी करेगा। जितना अधिक श्वसन करेगा अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ेगा, है ना। देखिए खमीर का जो चावल वगैरह जो बहुत लोग फुलाता है, इडली वगैरह बनाता है, चावल वगैरह फुलाता है और खमीर बनाता है, तो चावल वगैरह खमीर बनने के बाद फद आने लगता नहीं होता कि पूरा एकदम डबडबा जाता है, हल्का सा बुलबुला टाइप का होने लगता है। तो ये कुछ नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होता है खमीर। क्लियर? चलिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रोग है, चलिए एक छूट गया था, हाँ ठीक है, सही है ना, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची आविष्कारक हो जाएगा, आविष्कारकर्ता हो जाएगा। किण्वन किण्वन क्या है? पेनिसिलिन क्या है? चेचक का टीका, बेसिलस एंथ्रोसिस। देखिए सबसे पहले तो जान लीजिए आप कि पेनिसिलिन हो जाएगा किसका? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये आप जानते होंगे, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, कोई दिक्कत नहीं। बेसिलस एंथ्रिसस क्या हो जाएगा? रॉबर्ट कोच। और किण्वन का हो जाएगा लुई पास्चर, कोई दिक्कत नहीं, है ना। किण्वन का मतलब क्या होता है जान लीजिए, बहुत बार विज्ञान में किण्वन वर्ड आपको सुनने को मिलेगा। किण्वन का मतलब होता है जो शुगर होता है, चीनी होता है, चीनी से जब अल्कोहल में बदलते हैं तो उसको किण्वन कहते हैं। यानी चीनी से अल्कोहल, बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है, ठीक है। चलिए पेनिसिलिन तो पता ही आपको, एंटीबायोटिक है ना। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर और बेसिलस एंथ्रोसिस रॉबर्ट कोच। चलिए रोग है, रोग का वाहक है हैजा। हैजा फैलता है घरेलू मक्खी से, मलेरिया मादा एडिज मच्छर से नहीं। मलेरिया फैलता है मादा एनाफिलिस से, और डेंगू फैलता है मादा एडिस से। यानी पूछ रहा है कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी हैजा का घरेलू मक्खी सुमेलित है, ये दोनों गलत है। मलेरिया मादा एनाफिलिस से, डेंगू इससे, तो ये दोनों तो सुमेलित नहीं होगा, सुमेलित नहीं होगा, तो हैजा एक केवल एक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए डेंगू में ड लगा हुआ है, एडिस में भी ड लगा हुआ है, और मलेरिया में ल लगा हुआ है, और एनफ्लूएंजा में भी ल लगा हुआ है, और दोनों मच्छर ही है। एक मलेरिया फैलाता है, एक डेंगू फैलाता है, नाम कंफ्यूज करवा देगा कभी कभी, एडिस कौन था और एनफ्लूएंजा कौन था, मलेरिया था या डेंगू था, ठीक है। पादप रोग है, रोग कारक सूक्ष्मजीव। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु से होता है, सही है। गेहूं की रस्ट रोग कवक से होता है, सही है। भिंडी की पीत रोग विषाणु से होता है, ये भी सही है। ये सभी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है कि नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? विषाणु से होता, जीवाणु से होता है, ठीक है ना। इसको हमेशा याद रखिएगा, गेहूं का रस्ट रोग कवक से, और भिंडी की पीत विषाणु से होता है। खाद्य परिरक्षकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड समान खाद्य परीक्षक हैं, सही बात है, समान खाद्य परीक्षक है। खाद्य परीक्षक मतलब खाद्य पदार्थ में डाल देने के बाद वो खाद्य पदार्थ लंबे समय तक ड्यूरेबल रहे, लंबे समय तक सुरक्षित रहे, उसको उपयोग किया जा सके, ठीक है ना। खाद्य परीक्षक का काम होता है, परिरक्षक का काम होता है, परिरक्षक जो सुरक्षा कर दे खाद्य पदार्थों का। नमक, चीनी, खाद्य तेल और सिरके का प्रयोग खाद्य परिरक्षण में किया जाता है, ये भी सही है, दोनों सही है। आंसर आपका हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। नमक, चीनी, खाद्य तेल। देखिए अचार वगैरह बनाते हैं, अचार में क्या होता है, जो नींबू का अचार या आम का अचार डालते हैं तो उसमें नमक भी डाला जाता है, तेल भी डाला जाता है। इससे क्या होता है, अचार सालों साल तक चलता है, 1 साल 2 साल तक तो आम नींबू का चलता ही चलता है।
चीनी का देखिए तो मुरब्बा वगैरह बनता है, चीनी का चाशनी में लपेट कर मुरब्बा बनता है। इससे वो खाद्य पदार्थ जो होता है लंबे समय तक चलता है, वो सड़ता गलता नहीं है। ठीक है, पाश्चीकृत दूध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले उपयोग किया जा सकता क्योंकि यह सूक्ष्मजीवों से मुक्त होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पाश्चीकृत जब दूध आता है तो ऑलरेडी उसको उबाल कर ठंडा करके ही दिया जाता है, तो सूक्ष्मजीव से यह मुक्त होता है। दूध को पाश्चीकृत करने के लिए 70 डिग्री पर 15 से 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। नहीं, 70 डिग्री सेल्सियस तक पर गर्म करते सही है, 15 से 30 समय भी सही है, लेकिन ये मिनट गलत है, यहाँ पर सेकंड होना चाहिए। देखिए कैसे क्वेश्चन फंसा देता है स्टूडेंट को। मिनट के जगह पर सेकंड कर दिया, स्टूडेंट पढ़ा, मोटा मोटी उसको सही लगा, जाके उसको सही कर देगा, लेकिन वो गलत निकलेगा। मिनट को क्वेश्चन सेट करने वाला चुपके से सेकंड में बदल दिया, सेकंड को मिनट में बदल दिया। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है। नाइट्रोजन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही नहीं है पता लगाना हमें। तो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका अवशोषण पौधे करते हैं। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। ये मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और नील हरे शैवाल वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर देते हैं। ठीक है ना, और इसका स्थिरीकृत नाइट्रोजन का उपयोग पौधे करते हैं। दूसरा देखते क्या है, पौधे पर निर्भर करने वाला जंतु पौधे से उसके द्वारा संश्लेषित प्रोटीन और अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करता है। ये भी सही है। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधे के द्वारा पुनः उपयोग में होता है। ये भी सही बात है, ये भी सही है। फिर से जो जीव जंतु मर जाता है उससे नाइट्रोजन प्राप्त कर लेता है पौधा, फिर से उसको उपयोग करेगा। दूसरा क्या है कि कुछ विशिष्ट पौधे एवं जंतु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन में गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडलीय में चली जाती है। नहीं, वायुमंडल में चली जाती है, ये गलत है। ये सेंटेंस ही तब गलत हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ए, बी और सी आपका सही है। पूछ रहा है सही नहीं है, गलत पूछ रहा है, तो गलत जवाब ये हो जाएगा, डी गलत है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कपास, पेट, प्लास्टिक उपयुक्त में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। ये बहुलक क्या होता है, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर जब कोई बड़ी इकाई बनती है उसे बहुलक कहते हैं। छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर जब कोई बड़ी इकाई बनती है तो उसको बहुलक कहते हैं। ठीक है ना, यह प्राकृतिक बहुलक कौन है, तो ये प्राकृतिक बहुलक तो कपास है, क्योंकि सेलुलोज जानते हैं, और यह बनता किससे, ग्लूकोज से। क्लियर, यह है आपका कपास, प्राकृतिक है। लेकिन पेट जो है ये आपका पेट्रो रासायनिक है, रासायनिक केमिकल, पेट्रो रासायनिक। जब पेट्रो रासायनिक है, केमिकल है, तो प्राकृतिक तो नहीं होगा। प्लास्टिक तो खैर जानते हैं, ये प्राकृतिक तो है नहीं, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। कपास तो जानते, कपास का फूल होता है, प्रकृति से ही ये तो मिलता है। ठीक है ना, तो ये आपका केवल एक हो जाएगा आंसर, एक। ठीक है, चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो रेयॉन क्या है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। रेयॉन या कृत्रिम रेशा कहा जाता है, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। एक रेयॉन और एक नींबू का कैंकर रोग, लगता है कि 4 एग्जाम के बाद एक एग्जाम में मिल ही जाता है ना। कृत्रिम रेशा कहलाता है। नायलॉन क्या है भाई, तो नायलॉन इसका निर्माण कोयला, जल और वायु से किया जाता है। ठीक है। टेरिलीन क्या होता है, टेरिलीन हो जाएगा एक पॉलिस्टर है। टेरिलीन क्या है, एक पॉलिस्टर है। और एक्रिलिक क्या है, तो भाई इसका उपयोग ऊन, स्वेटर तथा शॉल बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग मिला लेते हैं। जिसका आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। 2, 1, 3, 4। चलिए, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों में एक परत चढ़ी होती है जो उससे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेलाइन का बना रहता है। ये मेलाइन एक ऐसा प्लास्टिक है
जो अग्नि प्रतिरोधक क्षमता जिसमें बहुत ज्यादा है ना। मेलामाइन एक ऐसा प्लास्टिक है जिसमें अग्नि प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कपड़े में उसका एक परत चढ़ा रहता है जिससे आग उस पर कम से कम असर डाले। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेलामाइन। बेकेलाइट के बारे में तो जानते ही आप, बेकेलाइट क्या करता है, तो जैसे हम लोग आयरन करते हैं, कपड़ा इस्त्री करते, प्रेस करते, तो उसको आयरन जो होता है उसका जो हत्था होता है पकड़ने वाला, वो बेकेलाइट का होता है। ट्यूबलाइट का जो स्विच रहता है ना, इलेक्ट्रिक स्विच रहता है, वो बेकेलाइट का बना रहता है। या फिर कढ़ाई वगैरह जो होता है वो बेकेलाइट का बना रहता है। कढ़ाई का जो हत्था पकड़ने वाला होता है वो उष्मा रोधी होता है ना, उष्मा और विद्युत रोधी होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए बेकेलाइट का बनाया जाता है। टेफ्लॉन को तो बारे में पता ही है कि टेफ्लॉन एक ऐसा पदार्थ है जिसका लेप लगा देने से उस पर तेल का चिकनाई असर नहीं करता है। बर्तनों में लगाया जाता है, टेफ्लॉन का परत लगाया जाता है। ठीक है ना, टेफ्लॉन हो जाएगा। अब पॉलिस्टर तो पता ही है, पॉलिस्टर कपड़ा भी बनता है। तो इस तरीका से सभी के बारे में हम लोग ऑप्शन में जान चुके हैं, लेकिन आंसर हो जाएगा क्या, मेलामाइन। निम्नलिखित धातु में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? ये का धातु के बारे में बात कर रहा है। निम्नलिखित धातु में से कौन कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में रहती है? तो ये रहती है मरकरी। मरकरी के बारे में जानते हैं, पारा जो थर्मामीटर वगैरह में रहता है। अब तो थर्मामीटर में देखिए कि अंक वाला आ गया, डिजिट वाला आ गया है ना, लेकिन अभी भी बहुत सारे थर्मामीटर में पारा डाला रहता है। ठीक है ना, वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, ये जो सोडियम और पोटेशियम है ये इतना मुलायम रहता है कि इसको तो चाकू से भी चाहे तो काटा जा सकता है। ठीक है ना, ठीक है, चलिए, लेकिन याद रखिएगा सभी के सभी क्या है, धातु है, धातु का उदाहरण है। याद रखिएगा धातु, सभी के सभी धातु का उदाहरण है। कॉपर के बर्तनों में को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह हरा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, ए और बी दोनों का मिश्रण होता है, इनमें से कोई नहीं, ये दोनों रहता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण, यानी कि दोनों का मिश्रण रहता है। जो कांसा का बर्तन देखिएगा है ना, कॉपर का बर्तन देखिए, कॉपर का, उसमें हरा हरा रंग का एक परत चढ़ जाएगा, वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण रहता है। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है? पक्का है, पता ही है कौन हो जाएगा, तो फास्फोरस। फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में हमेशा पूछता ही रहता है। ठीक है ना, कि वायु में छोड़ देने से फास्फोरस अग्नि पकड़ लेता है। अब यहाँ पे देखिए भाई, सोडियम तो नहीं होगा क्योंकि सोडियम क्या है, धातु है ना, अभी पीछे ही ना पढ़े थे, अभी जस्ट यही सोडियम, पोटेशियम, मरकरी सब क्या है, धातु का उदाहरण है। ठीक है, ठीक है, सोडियम धातु होगा तो ऐसे ही ऑप्शन में ये नहीं होगा। बाकी बचा आयोडीन, ब्रोमीन और फास्फोरस, तीनों अधातु का उदाहरण है। तो यहाँ पर ये भी पता चला कि फास्फोरस, आयोडीन और ब्रोमीन क्या होता है, अधातु होता है। ये और ये तीनों क्या होता है, अधातु। लेकिन वायु में कौन जल उठता है, फास्फोरस। क्लियर, चलिए आइए सोडियम धातु। चलते सोने के आप पुराने आभूषणों के चमक लाने हेतु उनमें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या होता है, अधिक हो जाता है, कम हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो कम हो जाता है, क्योंकि सोना का जो गहना वगैरह रहता है या कोई वस्तु रहता है तो उसको चमकाने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया किया जाता है। इससे क्या होता है, जब रसायन उससे लगता है तो ऊपर का परत गल के खत्म हो जाता है, ऊपर का परत हट जाता है, जिससे चमकने लगता है फिर से सोना। लेकिन ऊपर का परत हटता है तो उसका वजन में कमी भी ला देता है। ठीक है ना, तो बस यही, उसका वजन कम हो जाता है उसको अगर चमकाएंगे तो। विश्व का पहला तेल का कुआं निम्नलिखित में से कहाँ प्रवेदित हुआ है? यह हुआ है पेंसिल्वेनिया में, हुआ था 1859 में, 1859 में हुआ था। ठीक है, कहाँ, पेंसिल्वेनिया में। ये पेंसिल्वेनिया कहाँ है, तो वो अमेरिका में है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। असम में आपका हुआ था, भारत में हुआ था, असम में हुआ था 1800
और 67 में, 1867 में असम में हुआ था। ये भारत का है तो 1867 में हुआ था और माकूम में हुआ था। माकूम, माकूम, ठीक है। तो पूछ रहा विश्व का सबसे पहला, तो पेनिसिल्वेनिया इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन भारत का पूछ दे तो असम में हुआ था, 1867 में हुआ था, माकूम। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आंसर हो जाएगा पेंसिल्वेनिया। मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नैप्थलीन ये गोलियां निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? कोक से, कोलतार से, कोल गैस से, सीएनजी से। तो ये प्राप्त की जाती है कोलतार से, ठीक है, कोलतार से। ये कोक, कोलतार और कोल गैस सभी किसका पार्ट है? कोयला का ही पार्ट है। यानी कोक हो जाएगा, कोल गैस हो जाएगा और कोलतार सभी कोयला है ना, कोयला का ही पार्ट है। और ये जो मौत और अन्य कीटों को भगाने के लिए जो नेफ्थलीन का गोली होता है वो कोलतार से बना रहता है। ये सीएनजी क्या है तो पता है, प्राकृतिक गैस है ना, संपीड़ित गैस है जिसको बोलते हैं सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस मतलब जिसको संपीड़ित कर दिया जाए, नेचुरल गैस मतलब प्राकृतिक गैस। तो सीएनजी तो गैस का उदाहरण है, प्राकृतिक गैस है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। जीवाश्म ईंधन है ना, निश्चित रूप से सभी का सभी हो जाएगा, 1 2 3 सभी हो जाएगा, सभी जीवाश्म है। जीवाश्म तो जीव से जो बना हुआ है, सदियों वर्ष का भी जीव जंतु जमीन के अंदर दब गए होंगे, वही सड़ गए, गल गए, उसी से कोयला बना, उसी से पेट्रोलियम बना। तो सभी जीवाश्म का ही उदाहरण है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। चलिए आगे देखते हैं। पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त उत्पाद डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, स्नेहक, ये सभी के सभी है। पेट्रोलियम को हम लोग परिष्कृत करेंगे, है ना, परिष्करण करेंगे, उसको रिफाइंड करेंगे। परिष्करण का मतलब रिफाइंड करना, जो कि रिफाइनरी जो होता है ना, रिफाइनरी कंपनी, वहाँ पे पेट्रोलियम का रिफाइन किया जाता है। इसे डीजल भी मिलता है, मिट्टी का तेल भी मिलता है, पैराफिन, मोम भी मिलता है, स्नेहक भी मिलता है, प्राकृतिक गैस भी मिलता है। गैस भी कह सकते हैं, जो सीएनजी वगैरह कहते हैं, है ना, प्राकृतिक गैस का उदाहरण भी दे सकते हैं, है ना। पेट्रोल बोल सकते हैं, पेट्रोल है तो पेट्रोल भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये सब भी मिलता है पेट्रोलियम का परिष्करण करने से। क्लियर, तो हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से साइंस अच्छा खासा कवर हो जाएगा, ठीक है। पदार्थों के दहन और ज्वलन ताप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पदार्थ के दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। इस प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। निश्चित तौर पर प्रकाश के दहन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ऑक्सीजन के बिना कोई चीज नहीं जल सकता है। ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ता है। ये भी सही बात है कि जिस ताप पर कोई पदार्थ आग पकड़ ले वह न्यूनतम ताप ज्वलन ताप कहलाता है। न्यूनतम ताप, न्यूनतम जिस पर आग पकड़ ले, है ना, वो क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। फास्फोरस का दहन वायु की उपस्थिति में कमरे के तापमान पर ही हो जाता। बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा क्या? 1 2 3 सभी का सभी सही है। अभी हम लोग पढ़े थे फास्फोरस का दहन कमरे के तापमान में ही हो जाता है। चलिए, निरापद यानी माचिस के निर्माण में प्रयुक्त रसायनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माचिस के बारे में पूछ रहा है। इसकी तीली के सिरे पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। बिल्कुल सही बात है, जो तीली रहता है माचिस का आगे भी जो लगा रहता है मसाला, इसकी तीली पर सिरे पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। सही है। दूसरा, इसकी रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और सफेद फास्फोरस का उपयोग होता है। यह सेंटेंस बिल्कुल सही होता है, लेकिन यहाँ पे सफेद फंसा दिया, यहाँ पे लाल फास्फोरस होता है। देखिए क्वेश्चन किस तरह से फंसाता विज्ञान का। लगेगा कि हम सब विज्ञान पढ़ लिए, अब तो बना ही देंगे, फंसाता कैसे। यहाँ पर समझना है सफेद और लाल में अंतर, ठीक है ना। और ये हो जाएगा गलत। पूछ क्या रहा भाई? पूछ रहा है आपसे, सही है। सही है तो केवल 1।
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आग बुझाने वाले कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना दोनों होते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, आग में जल डालने पर उत्पन्न जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है और वायु का आपूर्ति बंद कर देती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लो कोई पदार्थ है, इसमें आग लगा हुआ है, इस पर अगर हम जल डालते हैं, जल डाल देते हैं, तो क्या होता है, जल बाष्प का रूप ले लेता है। बाष्प का रूप लेता है, ये भाप क्या करता है, इसको चारों तरफ से घेर लेता है, जिससे ऑक्सीजन का आपूर्ति रुक जाता है और ये जलना बंद हो जाता है। ठीक है ना, यही बोलना, आग में जल डालने पर उत्पन्न जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है और वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है। अब ऑक्सीजन आ ही नहीं पा रहा है, अब ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा तो पदार्थ जलना बंद कर देगा। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने पर यह आग को एक कंबल की तरह लपेट लेता है, ईंधन और ऑक्सीजन के बीच में संपर्क टूट जाता है। बिल्कुल सही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी आग को बुझाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर आग लगा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का जब स्प्रे करते हैं तो ये बुझ जाता है, ठीक है ना। लेकिन जल, कोई पदार्थ में आग लग गया तो जल से तो बुझाया जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक से आग लग गया तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से बुझाना ज़्यादा लाभदायक है ना। चलिए, मोमबत्ती की ज्वाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है। इसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं, ठीक है, और इसका अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। बिल्कुल सही बात, इसका अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। तो पूछ रहा क्या, कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1 और 2 दोनों। क्लियर। देखिए, जब मोमबत्ती रहता है ना, इसका ज्वाला इसे रहता है तो 3 पार्ट में रहता है इसे, है ना, ये बाहरी, ये मिडिल और ये आंतरिक रहता है, ठीक है, ये है, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो इसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित रहते हैं, इसका अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म रहता है, सबसे अधिक। जो बाहरी वाला एरिया है ना, बाहरी वाला नीला रंग का दिखाई देगा आपको, नीला रंग का दिखाई देगा, और यही कहलाता क्या, अदीप्त। बाहरी वाला यानी जो लौ बना, इसे लौ बना तो बाहरी वाला है अदीप्त, यह दिखता आपका नीला रंग का, और यही सबसे अधिक गर्म रहता है, ठीक है, यही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनती भाई साहब, यह कार्बन मोनोडाइऑक्साइड बनती है, ठीक है, ये कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड बनता है। तो ये तो हो गया गलत। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। बिल्कुल सही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अधिक मात्रा ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। कैसे, देखिए समझिए। मान लीजिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ गया, तो जो भी सूर्य की किरणें आती हैं और विकिरण जब वापस लौटता है तो ये क्या करता है कि कंबल के रूप में काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जितना भी विकिरण वापस लौटता है पृथ्वी से उसको सोख लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, सोख लेता है और बाहर जाने नहीं देता है, जिसके कारण क्या होता है, वायुमंडल पूरा क्या होता है, गर्म होने लगता है, ठीक है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा में घुलकर अम्ल वर्षा करते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो आपका डीजल पेट्रोल जो जलता है और जो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल में जो वर्षा के जो बूंदे रहती है उससे मिल जाता है, और तो क्या बनता है, ऑक्साइड बनाता है। और वही जब घुलकर वर्षा के बूंदे इन दोनों से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से घुलकर जब धरती पे गिरता है उसी को अम्ल वर्षा कहते हैं या एसिड रेन कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर 2 और 3, ठीक। चलिए, आदर्श ईंधन के बारे में असत्य कथन बताइए। आदर्श ईंधन
यह सस्ता, आसानी से उपलब्ध तथा वहन योग्य होता है। बिल्कुल सही बात है। यह ऐसी गैस या अवशेष नहीं छोड़ता है जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हो। सही बात है। आदर्श ईंधन का तो यही खासियत होना चाहिए। और यह आसानी से जलने वाला तथा इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है। बिल्कुल सही बात है। आदर्श ईंधन ऐसा होना चाहिए जो तुरंत आग पकड़ ले। जैसे एलपीजी को देखिए, तुरंत आग पकड़ लेता है। ऐसा नहीं कि उसको आग लगाने में ही 4 घंटा लग रहा है, वो आग ही नहीं पकड़ रहा है ना। लेकिन आग पकड़े तो उसके ऊष्मीय मान अधिक भी होना चाहिए। इसका ऊष्मीय मान निम्न तथा ज्वलन ताप अत्यधिक होना चाहिए। नहीं, ये गलत है। असत्य ही पूछ रहा है ना, तो ये गलत है। इसका ऊष्मीय मान निम्न यानी कि ऊर्जा कम देगा, ऊष्मा कम देगा, और ज्वलन ताप अधिक, और अधिक से अधिक आग उसमें ताप देना पड़ेगा जलाने के लिए। ये तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, तो आपका ए, बी और सी सही होगा। आगे देखते हैं। वनोन्मूलन से होने वाले प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है। पृथ्वी पर तापमान के स्तर में वृद्धि होता है। बिल्कुल होता है। वनोन्मूलन से जब जंगल कटेगा तो पृथ्वी पर तापमान का स्तर वृद्धि होगा। जैसे कि बताएं कि जब जंगल कटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधा नहीं सूख पाएगा। ये पेड़ पौधा कहाँ जाए, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा वायुमंडल में, और सूर्य की जो विकिरण किरणें जो रहेगी पृथ्वी से वापस लौटती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेगा और अधिक से अधिक गर्मी फैलाएगा। भौम जल का स्तर भी नीचे चल जाता है। जो जमीन का, धरती के नीचे का जल रहता है, उसका भी स्तर धीरे धीरे नीचे चल जाता है। जड़ जो रहता है, पौधा का जड़ जो रहता है, पेड़ पौधा का, उसको पानी को अपनी ओर आकर्षित करता है ना। तो ऊपर परत पानी का रहता है, लेकिन पेड़ पौधा कट जाएगा, जंगल कट जाएगा, तो फिर भौम जल नीचे जाने लगेगा। भौम जल मतलब ग्राउंड वाटर का बात कर रहा है। मृदा के गुण प्रभावित रहते हैं। गलत है। मृदा का गुण प्रभावित होगा। जो मृदा रहता है, इसे मृदा रहा है, मान लो मिट्टी रहा है, मिट्टी का जैसे पता है कि आपको 3 परत रहता है, 1 2 3, ए बी सी, है ना। तो ऊपर का परत में क्या रहता है? ह्यूमस रहता है। ह्यूमस रहता है। जब वर्षा होता है ना, मान लीजिए पेड़ पौधा नहीं रहेगा, तो जितना वर्षा होगा तो पानी इस ऊपर का परत को बहा के ले जाएगी। तो ह्यूमस नहीं रहेगा तो मिट्टी का क्वालिटी खराब हो जाएगा। तो मृदा की जलधारण क्षमता घटती है। ये तो खैर सही है, लेकिन मृदा के गुण प्रभावित रहता है, नहीं प्रभावित होता है। ये गलत हो गया। पूछ रहा है नहीं है, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जीव जंतु क्रमशः उस क्षेत्र के वनस्पति जात यानी फ्लोरा और प्राणी जात यानी फौना कराते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। किसी विशेष स्थान पर कोई विशेष प्रकार का पेड़ पौधा पाया जाता है, और किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष प्रकार का जंतु भी पाया जाता है। तो जो पेड़ पौधा पाया जाता है, विशेष प्रकार का पेड़ पौधा, उसको कहते हैं वनस्पति जात या फ्लोरा। और जो प्राणी जो पाया जाता है विशेष प्रकार का, उसको प्राणी जात या उसको फौना कहते हैं। फ्लोरा फौना आपको इकोलॉजी में या फिर इन्वायरमेंट में बहुत ही वर्ड सुनने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पौधों और जंतुओं की वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से, है ना, पाई जाती है, उसे उस क्षेत्र के विशेष की स्थानिक प्रजाति कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई विशिष्ट प्रजाति कोई विशिष्ट क्षेत्र में पाया जाता है। कोई विशिष्ट प्रजाति, चाहे पेड़ पौधे का हो चाहे जंतु को हो, कोई विशिष्ट स्थान पे पाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? स्थानिक प्रजाति कहते हैं। यानी उस स्थान का वो खास प्रजाति है। बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों करेक्ट है। वनस्पति जात और प्राणी जात तथा उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल। अभयारण्य वह क्षेत्र जहाँ प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना, उनका शिकार करना और उनको पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है। बिल्कुल सही बात है। अभयारण्य का ये उदाहरण है। आप भरतपुर अभयारण्य, इसका आप उदाहरण ले सकते हैं। भरतपुर, ठीक है। अभयारण्य का उदाहरण क्या हो गया? भरतपुर। राष्ट्रीय उद्यान वन जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वे स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जिसको कहते हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क इसका उदाहरण है, आप ले सकते हैं, है ना। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क जो है,
उसका उदाहरण आप ले सकते हैं। ठीक है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये क्या होता है भाई? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसका मतलब कि क्षेत्र बहुत बड़ा रहता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का। इसमें अभयारण्य भी आ जाएगा और नेशनल पार्क भी आ जाता है। ठीक है ना, इसका इतना ज्यादा एरिया विस्तृत रहता है। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव भी इसमें रहेगा इस एरिया में, पौधा और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र में आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। इसमें जो आदिवासी वगैरह रहता है उसको भी अपना पारंपरिक जीवन जीने का अवसर मिलता है। इसलिए जीव जंतु पेड़ पौधा के साथ साथ उस क्षेत्र का विशेष आदिवासी को भी अपने जीवन शैली जीने का आज़ादी मिलता है। वो हो गया जैव मंडल। वनस्पति, जीव जंतु और वहाँ का आदिवासी सब इसमें शामिल हो जाते हैं। इसका उदाहरण है ग्रेट निकोबार, जैव मंडल का। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 सभी का सभी सही है। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत पेंच नामक, ये पंचगढ़ी का बात कर रहा है, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसके अंतर्गत पेंच नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्यजीव अभयारण्य आते हैं, है ना। इसमें पेंच नहीं आता है। पेंच जो बात बोल दिया ना, पेंच, ये आपका गलत है। ठीक है ना, पेंच नहीं होता है। तो बाकी सब आपका सही है, लेकिन पेंच लगा दिया है वो गलत कर दिया है। ठीक है। दूसरा क्या है? बिसन, भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र का स्थानिक प्राणी है। सही है। इस क्षेत्र से चट्टानों में आवास और शैल चित्रकला के रूप में मानव गतिविधियों के प्रागैतिहासिक साक्ष्य मिले हैं। ये भी सही है ना, ये भी सही है। तो यानी 2 और 3 सही है, 1 गलत है। पेंच लगा दिया है, इसके अंतर्गत पेंच नामक राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गलत है, इसके कारण ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आंसर हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 कहाँ है? बी में। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, रेड डाटा पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? देखते हैं हम लोग। यह वह पुस्तक है जिसमें सभी विशेष स्थानिक स्पीसीज, है ना, का रिकॉर्ड रखा जाता है। दूसरा क्या बोलता है? यह वह पुस्तक है जिसमें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का रिकॉर्ड रखा जाता है। और तीसरा बोलता है यह वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। ये सही है, ये सही है। रेड डेटा में संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। आपको पता है कि आजकल न्यूज में है कि पुरुष का जो आपका वाई क्रोमोसोम है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा, खत्म हो रहा है। और एक समय ऐसा आया कि पुरुष रहेगा नहीं धरती पे, केवल महिला महिला लड़की लड़की रहेगी। तो शायद बहुत लोग कहते हैं कि हम पुरुषों को भी क्या करना चाहिए? रेड पुस्तक में डाल देना चाहिए कि हम लोग भी अब विलुप्त होने वाले हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा होने में अभी बहुत समय लगेगा। चलिए, लेकिन ये इसका आंसर 3 होगा। ठीक है ना। तो आपका इसके अनुसार ये केवल 3 सी नंबर होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र इकोसिस्टम का हिस्सा है? सभी पेड़ पौधे, सभी प्राणी एवं सूक्ष्म जीव, अजैव घटक, ये सभी उपयुक्त सभी होते हैं, है ना। पारितंत्र इन सभी से मिलकर बनता है। यानी पारितंत्र जो बनता है वो जैव और अजैव, जो पारितंत्र बनता है ना, या इकोसिस्टम इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इकोसिस्टम, वो जैव से बनता है, अजैव से बनता है। जैव मतलब जिसमें जीवन हो, अजैव मतलब जिसमें जीवन नहीं हो। जीवन किसमें किसमें होता है? तो वनस्पति में होगा, जीव जंतु में होगा। तो जीव जंतु में तो हम लोग भी आ जाएंगे, जानवर भी आ जाएगा, है ना। ये सभी क्या है? जीवन इसमें है। अजैव में क्या हो जाएगा? अजैव में देखिए तो वायु हो जाएगा, जल हो जाएगा, सूर्य प्रकाश हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, चट्टान हो जाएगा, और भी बहुत कुछ, है ना। ये सब अजैव है, ये जैव है, दोनों मिलकर बनता है क्या? पारितंत्र। ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना है। बिल्कुल सही बात है। जीव का एकदम सूक्ष्मतम जीवित जो संरचना जो होता है वो कोशिका ही होता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ये भी सही बात है ना। कॉर्क
कॉर्क होता है ना, उसका कोशिका खोजा था, कॉर्क का लिख दे रही है पर हम, कॉर्क का है ना, कॉर्क का कोशिका रॉबर्ट हुक सबसे पहले खोजा था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ये भी सही है, यानी सबका सब सही है, कोशिका से रिलेटेड सारे फैक्ट सही है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमीबा, पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा, श्वेत रक्त कोशिकाएं, उपयुक्त में से कौन सा एक कोशिक संरचना का उदाहरण है? एक कोशिक संरचना यानी जिसका निर्माण एक कोशिका से हुआ है, वही एक कोशिका क्या करता है? शोषण करता है, जनन करता है, उत्सर्जन करता है, वृद्धि करता है, यानी एक कोशिका यही एक कोशिका क्या करता है? जनन भी करेगा, वृद्धि भी करेगा, उत्सर्जन भी करेगा, है ना, ये सभी करेगा एक एक ही कोशिका, उसको कहते हैं एक कोशिक यानी यूनिसेल्यूलर। ठीक है ना, तो ये सभी इसका उदाहरण है, यानी कि आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 4। और एक कोशिक का मतलब समझ गए, जिसमें एक कोशिका रहेगा और वही एक कोशिका सारा काम अकेले करता है, जनन, वृद्धि, उत्सर्जन, सब काम। आगे देखते हैं। कोशिका का मूल घटक कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव है ना, और केंद्रक है। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम सराउंडिंग मीडियम से अलग करती है। बिल्कुल सही बात। देखिए कोशिका जो रहता है ना ऐसा, है ना, तो ये कोशिका मान लीजिए है जीव का, जंतु का कोशिका है, उसको एक झिल्ली भी घेरे रहता है इसे करके, है ना। ठीक है, इसको कहते हैं, जो झिल्ली घेरा रहता है उसको कहते हैं क्या? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है ना, कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम है से अलग करती है। बिल्कुल सही बात है। मान लो शरीर में तो एक ही कोशिका नहीं ना है, बहुत सारा कोशिका है, तो एक कोशिका को दूसरा कोशिका के ये झिल्ली अलग करता है, एक कोशिका को दूसरे कोशिका से। ठीक है, कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाने वाला एक जेली है। देखिए कोशिका है, कोशिका झिल्ली, उसके बीच में केंद्रक भी रहता है। ये जो केंद्रक है बीच में और एक कोशिका है, उसके बीच में क्या होता है? लिक्विड रहता है। ये जेली के रूप में रहता है, गाढ़ा पदार्थ रहता है, चिपचिपा पदार्थ रहता है ना। तो यही बात बोल रहा है, ये कोशिका द्रव यानी कि ये जो आपका चिपचिपा पदार्थ है, कोशिका द्रव जो है वो झिल्ली यानी कि ये जो झिल्ली है और केंद्रक यानी जो केंद्रक है, दोनों के बीच में पाया जाता है। समझ रहे बात को ना? ये हो गया, ये मान लीजिए कोशिका झिल्ली हो गया, ऐसे कोशिका झिल्ली हो गया और यहाँ पे लिक्विड पूरा फैला हुआ है। तो ये लिक्विड जो पूरा फैला हुआ है, केंद्रक यानी केंद्रक जो हो गया, और कोशिका झिल्ली इधर हो गया, इसके बीच में ही ना है, तो ये बताना चाह रहे थे, ये भी सही है। क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित होता है। बिल्कुल सही बात है, जो केंद्रक होता है, केंद्रक, उसी में आपका क्रोमोसोम और गुणसूत्र भी उपस्थित रहता है। ठीक है ना, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से देखिएगा तो सारे के सारे सही हैं। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहता है। हाँ, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है ना, एकदम इनिशियल स्टेज का, शुरुआती दौर का एकदम कोशिका था, जिसका जो केंद्रक है वो डेवलप नहीं हो चुका है। जैसे ये हो गया, झिल्ली होता है, जैसे बताएं झिल्ली भी होता है और बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। तो केंद्रक भी होता है, केंद्रक के साइड में भी एक केंद्रक झिल्ली रहता है। ठीक है ना, तो वो सुसंगठित नहीं रहता है, मतलब कि बिखरा हुआ रहता है, क्योंकि ये तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, एकदम शुरुआती स्टेज का है, उसमें कोशिका भी अभी डेवलपमेंट के ही फेज में था। ठीक है ना, तो ये सही है। विषाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण है। विषाणु और नील हरी शैवाल भी इसका उदाहरण है, तो नहीं, ये गलत है, आपका इसका आंसर केवल हो जाएगा सही में। क्या पूछ रहा? सही है ना, केवल हो जाएगा
ए आंसर। कोई दिक्कत? चलिए, ये जो होता है यूकैरियोटिक का उदाहरण हो जाएगा। विषाणु और नीलहरे शैवाल जो है आपका यूकैरियोटिक कोशिका। जिसमें से क्या होता है, आपका जो सेल होता है उसका केंद्रक होता है वो सुसंगठित डेवलप रहता है, सुसंगठित रहता है, ठीक है ना। अब प्रोकैरियोटिक में जो सेल होता है बिखरा हुआ रहता है, अच्छा से डेवलप नहीं रहता है। बस यही था इसमें। पादप और जंतु कोशिकाएं एक दूसरे से भिन्नता रखती है। इस भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंतु कोशिका में पादप कोशिका से इतर कोशिका भित्ति अतिरिक्त आवरण रहता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं रहता, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति रहता है। कोशिका भित्ति जो रहता है, भित्ति जो रहता है वो किस में रहता है? पादप कोशिका में। क्योंकि पादप कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करने के लिए कोशिका भित्ति रहता है, ठीक है। और जंतु कोशिका में क्या रहता है? तो कोशिका झिल्ली रहता है, ठीक है, कोशिका झिल्ली रहता है। प्लास्टिड नामक रंगीन संरचनाएं केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। हाँ बिल्कुल सही बात है ना। क्लोरोप्लास्ट वही हुआ ना, तो केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। और जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। ये भी सही है, बिल्कुल सही बात है। जंतु कोशिका में छोटे छोटे रिक्तिकाएं होती है, लेकिन पादप कोशिका में है ना एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। ये भी सही है। तो कुल मिलाकर ये गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं करती हैं? संदेश स्थानांतरण का कार्य, मात्र एक जगह से दूसरी जगह संदेश कौन सा कोशिका शरीर का ले जाती है? गोलाकार रक्त कोशिकाएं, लंबी शाखावंतित कोशिकाएं, ये ले जाती है, क्योंकि ये लंबी शाखा में रहती है ना, ब्रांचेज रहती है। तो लंबी शाखावंतित तंत्रिकाएं आपका संदेश स्थानांतरण का कार्य करती है, ठीक है। तो आपका बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इन विट्रो निषेचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस तकनीक से निषेचन होने पर युग्मज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित करने के बाद माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये युग्मज होता क्या है? देखिए, शुक्राणु और अंडाणु, जो आपका मेल होता है उसे शुक्राणु प्राप्त होता है, फीमेल होता है उसे अंडाणु प्राप्त होता है। दोनों एकल कोशिका होता है। ये शुक्राणु हुआ और अंडाणु हुआ, ये मेल से प्राप्त हुआ या फीमेल से प्राप्त हुआ, है ना। ये दोनों क्या होता है? एकल कोशिका होता है ना। जब ये दोनों मिलता है, ये दोनों जब मिलता है तो मिलने के क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, है ना। और युग्मज बनता है। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा, ये ना होता है। यानी शुक्राणु और अंडाणु का युग्मज बना, जोड़ा बना। तो जोड़ा को क्या बोलेंगे? निषेचन होगा तो जोड़ा बनेगा। जोड़ा को कहते हैं हिंदी में युग्मज। और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं जाइगोट, ठीक है, जाइगोट कहते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो पहले समझ गए युग्मज क्या होता है। आपको अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं, क्योंकि शिशु का विकास परखनली में होता है। शिशु का कभी भी विकास कोई परखनली में नहीं होता है। शिशु का विकास हमेशा माता का गर्भाशय में ही होता है। तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा गलत, तो आंसर केवल हो जाएगा केवल 1 सही है। बाकी सब बात समझ गए हैं कि अंडाणु क्या है, शुक्राणु क्या है, युग्मज क्या है, जाइगोट क्या है, ये आप समझ चुके हैं। जनन का पहला चरण निषेचन कहलाता है ना, फर्टिलाइजेशन। जंतुओं में निषेचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन ही निषेचन कहलाता है। अभी जस्ट बताया कि शुक्राणु और अंडाणु क्या होता है, जब मिलता है तो उसी को कहते हैं निषेचन, और इससे बनता है युग्मज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जाइगोट।
सभी अंडप्रजक जंतुओं में निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है, सभी अंडप्रजक में नहीं होता। अंडप्रजक का मतलब क्या होता है? जो जंतु अंडा देता हो और अंडा से अपना जनन क्रिया करता हो, यानी कि वृद्धि करता हो, संतति उत्पन्न करता हो, वो अंडप्रजक कहलाता है ना। और जो बच्चा जन्म देता हो, है ना, अंडा नहीं बच्चा जन्म देता हो, उसको जरायुज कहते हैं। जान लीजिए पहले। एक पानी पी ले थोड़ा। देखिए, अगर बच्चा या संतान अंडा से हो रहा है तो ये हो जाएगा क्या? अंडप्रजक। ठीक है। और संतान अगर सीधे सीधे शरीर यानी बच्चा के रूप में ले रहा है, बच्चा के रूप में जन्म ले रहा है, तो उसको कहते हैं जरायुज। क्लियर? जरायुज में इंसान बच्चा सीधे जन्म देता है ना, और भी जीव जंतु बच्चे देते हैं। लेकिन अंडप्रजक में देखिएगा मुर्गी हो जाएगा, मेढक हो जाएगा, मछली हो जाएगा। ये सब क्या है? अंडप्रजक में सब अंडा से देता है। लेकिन इसमें भी कुछ लोग होता है क्या कि शरीर के बाहर निषेचन होता है, किसी का शरीर के अंदर निषेचन होता है ना। तो मुर्गी का शरीर के बाहर होता है, बाकी का अंदर होता है ना। तो इस प्रकार यहाँ अंतर होता है। लेकिन यहाँ पर सभी लिख दिया, यानी सभी होगा, सभी तो नहीं होगा, कुछ का अंदर होता है, कुछ का बाहर होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, 2 नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 1। चलिए, सजीवों में जन्म और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मुकुलन अमीबा का जन्म प्रक्रिया है। द्विखंडन हाइड्रा का जन्म प्रक्रिया नहीं। द्विखंडन आपका अमीबा में भी होता है ना, ये अमीबा का है। मुकुलन हाइड्रा का है। कायांतरण लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलना, ये सही है। उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? केवल 3 सुमेलित है ना। मुकुलन हाइड्रा में होता है, द्विखंडन अमीबा में होता है, याद रखिएगा। क्लोनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, सही है। सर्वप्रथम सफलतापूर्ण उत्पन्न क्लोन डॉली नामक एक मादा भेड़ थी, सही है। डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की क्लोन थी, बिल्कुल सही है, सभी के सभी सही है। जो डॉली बनी थी भेड़ था, वो असली जो भेड़ था ना, उसका नाम था फिन डॉर्सेट भेड़। इसी का कोशिका को लेकर डॉली नामक भेड़ का क्लोन बनाया गया था। तो जो क्लोन था वो डॉली था, और डॉली जिसका कोशिका से बना था उसका नाम था फिन डॉर्सेट भेड़। ठीक है ना। कभी हो सकता कि ओरिजिनल वाला का नाम पूछ दे। चलिए, लैंगिक हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। लैंगिक हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि, देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि से जो हार्मोन का स्राव होगा वो सीधे सीधे रुधिर में उसका वहन होता है, सीधे रुधिर में उसका वहन होता है अंतःस्रावी ग्रंथि का। ठीक है ना। तो लैंगिक हार्मोन से संबंधित पूछ रहा है। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन लैंगिक हार्मोन है या मानव शरीर में गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है? तो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन लैंगिक हार्मोन है ना। तो ये गलत है। एस्ट्रोजन जो होता है ना, ये मादा में होता है। यह सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन लैंगिक हार्मोन है जो मानव शरीर में गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही बात है। जैसे टेस्टोस्टेरोन, पुरुष में टेस्टोस्टेरोन आता है तो दाढ़ी मूछ वगैरह आने लगता है। एस्ट्रोजन नर हार्मोन है और जबकि टेस्टोस्टेरोन मादा हार्मोन है, नहीं गलत है। टेस्टोस्टेरोन नर है, नर हार्मोन है, और एस्ट्रोजन क्या है? मादा हार्मोन है। तो ये हो जाएगा गलत। इस हार्मोन का उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि अथवा प्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, ये बिल्कुल सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए,
सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, है ना, तथा नीचे दिए गए कूट को प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 ग्रंथि है, सूची 2 स्रावित हार्मोन है। थायराइड, थायराइड क्या होता है, इससे मिलाना है अग्नाशय, अग्नाशय का इंसुलिन जानते हैं आप लोग, है ना। आपका पीयूष ग्रंथि का क्या है, वृद्ध हार्मोन है। अधिवृक्क का क्या हो जाएगा, एडिलिन हो जाएगा, और थायराइड का थायरोक्सिन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, मिला लिए हम लोग। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा इसका डी, 2, 3, 4, 1। मानव शरीर में पोषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है, सही है। लौह प्रचुर खाद्य रुधिर निर्माण में सहायक होता है, सही बात है। जो रुधिर होता है उसमें लोहा की मात्रा अधिक होना चाहिए ताकि रुधिर निर्माण हो सके। वसा शरीर की वृद्धि के लिए तथा प्रोटीन ऊर्जा के लिए आवश्यक है, नहीं, वसा शरीर की वृद्धि के लिए नहीं, ये आपका ऊर्जा के लिए, ऊर्जा के लिए, और प्रोटीन वृद्धि के लिए, शरीर का वृद्धि के लिए आवश्यक है। यानी कि आपका 1, 2 सही है, 3 गलत है। पूछ रहा है सही कौन है, तो 1 और 2। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है, युग्मज में 2 X गुणसूत्र होंगे जिससे मादा शिशु पैदा लेगी। बिल्कुल सही बात है। देखिए समझाते हैं, पहले एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो नर शिशु विकसित होगा। बिल्कुल सही बात है। जब पुरुष में एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है जिसे X और Y कहते हैं, ये भी सही है। शिशु के लिंग निर्धारण में पूर्णतः पुरुष के गुणसूत्र उत्तरदायी है, इसमें महिला गुणसूत्र में कोई भूमिका नहीं है, ये भी सही है। चारों के चारों सही है। देखिए होता क्या है, ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है ना। फीमेल में X और X गुणसूत्र होता है ना, और मेल में Y X रहता है, या XY बोल सकते हैं। अगर मेल का Y इन दोनों में से किसी के साथ करे तो X के साथ ही करेगा, है ना। तो निषेचन करेगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका XY। आप बोलिएगा इसके साथ कि इसके साथ, तो भैया किसी के साथ करेगा, X के साथ ही करेगा ना। जब मेल का Y फीमेल में से किसी का भी X से करे तो XY बनेगा, तो बन जाएगा XY। XY क्या होता है, XY को आप YX यहाँ पर जो कर दिए हैं इसको कंफ्यूज ना हो जाइए, इसलिए हम कर दे रहे फिर ठीक से। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए मेल है, मेल का Y फीमेल का X के साथ करता है, इससे करे चाहे इससे करे, दोनों तो X ही हैं, तो क्या बन जाएगा, XY बन जाएगा, इसका X और इसका Y XY बन जाएगा। XY का मतलब क्या होता है, अभी बताएं। XY का मतलब मेल होता है, मेल जन्म ले लिया। यही मेल का X फीमेल का दोनों में से किसी X के साथ करता है तो X ही के साथ करेगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा XX। इसका X और ये दोनों में से किसी के साथ करते X ही देगा, XX। XX का मतलब क्या होता है, फीमेल होता है, फीमेल होता है। यानी कंप्लीटली मेल पे डिपेंड करता है कि बच्चा पुरुष जन्म लेगा या महिला में जन्म लेगा, है ना। तो वही कहना चाह रहा है, यही समझाना चाह रहा है ये बात को, ये समझा दिया आपको हम सरल भाषा में। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी सत्य हैं। एड्स एक खतरनाक एवं संक्रामक बीमारी है जिसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह बीमारी एक खतरनाक जीवाणु द्वारा फैलती है, जीवाणु नहीं भाई साहब, यह विषाणु के द्वारा फैलती है। एड्स वायरस के द्वारा होता है ना, तो इसलिए तो पहले ही गलत हो गया। पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग लिए गए सिरिंज से होता है, सिरिंज बिल्कुल सही बात है। सिरिंज वगैरह से एड्स, पीड़ित का सिरिंज अगर यूज कर लेगा कोई नॉर्मल आदमी भी तो उसे भी एड्स हो जाएगा, सही है। पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने से भी यह फैल सकता है, बिल्कुल सही बात है। सेक्सुअल रिलेशन जब होता है पीड़ित व्यक्ति के साथ तो उसको भी एड्स हो सकता है। पीड़ित माँ के दूध का सेवन करने से शिशु में नहीं फैलता, नहीं फैलता है। जो मदर जो होती है अपना बेबी का ब्रेस्ट फीडिंग जो करती है तो उससे भी बच्चा में एड्स फैल सकता है ना। तो आपका गलत हो गया केवल एक, असत्य पूछ रहा है ना, एक हो जाएगा, ठीक है। असत्य असत्य असत्य, 1 और 4 दोनों तो असत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा
बी हो जाएगा। ए का 4 दोनों गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, चलिए निम्नलिखित बलों में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण। असंपर्क मतलब संपर्क नहीं करें लेकिन फिर भी सामने वाला पे बल लग जाए, ठीक है ना, बिना संपर्क का। घर्षण बल, घर्षण करने के लिए तो बल तो लगाना ही पड़ेगा, तभी तो घसटाएगा। चुंबकीय बल, बिल्कुल ये असंपर्क का उदाहरण है। एक चुंबक लोहा को खींच लेता बिना संपर्क का ही, है ना। स्थिर विद्युत बल भी उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण ये भी उदाहरण है। पेशीय बल है, पेशीय बल लगाने के लिए, पेशीय मतलब क्या होता है आपका जो मस्कुलर फोर्स जो होता है, किसी चीज़ पर जब तक उसको टच नहीं करेंगे तब तक मेरा मस्कुलर बल नहीं काम करेगा, है ना। जैसे इसको है, इस चीज़ को है यहाँ पर रखा हुआ है, इसको हमको ठेलने के लिए मस्कुलर का यूज करना पड़ेगा, टच तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसा नहीं हो सकता ना कि इससे किए और वो आगे गिर जाए, ऐसा तो होने वाला नहीं है ना। तो आपका घर्षण बल और पेशीय बल क्या होता है, संपर्क का उदाहरण है। लेकिन ये चुंबकीय स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण असंपर्क का उदाहरण है, यानी 2, 3, 4 2, 3, 4 आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए गुरुत्व बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का गुण है, सही बात है, गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का गुण है। विश्व में नहीं, विश्व के सभी वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती है। बोलता गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का गुण है, नहीं, गुरुत्व बल सभी में रहता है। हम लोग में भी गुरुत्व बल है, कण कण में गुरुत्व बल है, लेकिन पृथ्वी की तुलना में हम लोग का गुरुत्व बल नगण्य है, बराबर नहीं है। इसलिए हम लोग का गुरुत्व बल दिखाई नहीं दिखता है या उसका असर दिखाई नहीं देता है ना। यहाँ पे लिख दिया केवल पृथ्वी का है, तो यहाँ पे सेंटेंस गलत हो जाए, केवल पृथ्वी का नहीं है, कण कण में गुरुत्व बल है। विश्व के सभी वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती है, बिल्कुल सही, एक दूसरे पर सभी गुरुत्व बल लगाता है, लेकिन जिसका फोर्स अधिक रहेगा उसका असर दिखेगा। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से आंसर 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर। घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, एकदम बिल्कुल सही बात है। हाथ रगड़ के देखिए हथेली को, गर्म लगने लगेगा। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को पकड़ने में घर्षण में वृद्धि हो, बिल्कुल सही बात है। मिट्टी रगड़ने से क्या होता है कि किसी का हाथ या किसी का शरीर को पकड़ेंगे तो जो पकड़ होता है बहुत ही मजबूत हो जाता है ना। घर्षण ज़्यादा होने लगता है तो पकड़ मजबूत हो जाता है। वही तेल वगैरह लगा लीजिएगा तो स्लिप करने लगेगा, घर्षण कम होगा, स्लिप होने लगेगा। तरल द्वारा लगाए गए घर्षण को कर्षण कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तरल के द्वारा लगाए द्वारा घर्षण को कर्षण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नदी बह रहा है, नदी के नीचे क्या है, पत्थर है, जिसको नदियाँ बहा के ला रही है ना, तो ढुलका के ला रही है, तो क्या हुआ, कर्षण का एक उदाहरण है, कर्षण का वो एक उदाहरण है। ठीक है ना, घर्षण तो हो रहा है लेकिन एक ज़्यादा काम कर रहा है, दूसरा कम काम कर रहा है, ठीक है ना, वो कर्षण का उदाहरण होता है। सर्पी घर्षण अस्थैतिक घर्षण से कम होता है, बिल्कुल सही बात है। सर्पी घर्षण अस्थैतिक घर्षण से कम होता है। अस्थैतिक घर्षण में क्या होता है, दो वस्तु एक दूसरे को रगड़ता है ना, वो अस्थैतिक हो जाएगा। सर्पी घर्षण क्या होता है, सर्पी घर्षण होता है कि एक वस्तु रखा है, दूसरा वस्तु उसके ऊपर स्लिप कर रहा है, तो जब कोई चीज़ स्लिप करेगा तो घर्षण कम होगा। जब स्लिप नहीं करेगा, जैसे मान लीजिए ये हाथ है, इसको हम स्लोप बना दिए ऐसे करके, इस पर कोई चीज़ रखेंगे तो आराम से स्लिप हो जाएगा, लेकिन इसको हम ऐसे कर दिए, अब करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो सर्पी घर्षण में स्लोप होता है, अस्थैतिक घर्षण में स्लोप नहीं होता, इसलिए ज़्यादा घर्षण होता है, ठीक है ना। तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा क्या आपका डी, 1, 2, 3 और 4। घर्षण उष्मा सभी का सभी सही है। लोटनिक अस्थैतिक और सर्पी घर्षण के कारण बलों के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए सबका मतलब पहले समझ जाइए। देखिए एक मान लीजिए कोई वस्तु है, उस वस्तु के ऊपर एक और वस्तु रख दिए, है ना, और ऊपर वाला वस्तु को घसीट रहे हैं, है ना, यानी नीचे वाला वस्तु क्या है, स्थिर है, ऊपर वाला वस्तु घसीट रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये अस्थैतिक का उदाहरण हो जाएगा। यानी एक के ऊपर एक स्थिर है, और जब कोई वस्तु स्थिर रहेगा ना तो उसको हिलाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कोई वस्तु अगर थोड़ा सा मूवमेंट में है तो उसको ठेलना क्या होता है, आसान होता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर स्थिर के ऊपर स्थिर है, यानी कि दोनों स्थिर है, तो यहाँ पर अस्थैतिक घर्षण होगा।
ठीक है ना। मान लीजिए कोई एक ऐसे है, इसके ऊपर कोई वस्तु को रखे हम, ऐसे करके रखे हम, और क्या हुआ, आगे स्लिप कर रहा है, ढलक रहा है, स्लिप कर रहा है, ढलक रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सर्पी घर्षण का उदाहरण है, सर्पी। इसमें क्या होता है, स्लिप करता है, धीरे धीरे स्लिप करता है ना। और लोटनिक क्या होता है, मान लीजिए ऐसे है और इसमें कोई क्या हो रहा है, कोई वस्तु लुढ़क रहा है, लुढ़क रहा है, तो लुढ़क रहा है तो ऑब्वियसली जमीन से टकरा तो घर्षण तो हो रहा होगा, लेकिन इसमें घर्षण इसके तुलना में सबसे कम, इसके तुलना में थोड़ा कम, तो लुढ़कता हुआ में घर्षण कम होता है क्योंकि उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये आपका हो जाएगा लोटनिक। बात को समझ गए, इसमें स्थिर रहता है वस्तु, एक स्लिप करता है, स्लोप में रहता है, और इसमें लुढ़कता है। जैसे पहाड़ से कोई बड़ा सा पत्थर को ठेल दीजिए तो पहाड़ से तो रगड़ खाएगा ही, लेकिन वो लुढ़केगा और इसका घर्षण कम होगा। तो ये इसका एस्थेटिक, सर्पी और लोटनिक, ठीक है ना। चलिए, सबसे अधिक घर्षण एस्थेटिक में, उससे कम सर्पी में, सबसे कम लोटनिक में होगा। ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ठोस, द्रव, गैस व निर्वात सभी संचरण कर सकती है। इसकी तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। मानव कान के लिए इसके सर्व आवृत्ति परास लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। देखिए, ये ठोस, द्रव, गैस और निर्वात, निर्वात में नहीं होता है, इसलिए सेंटेंस हो जाएगा गलत, बाकी सही है। इसकी तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है और मानव कानों के लिए इसके सर्व आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक इसकी आवृत्ति होती है। आवृत्ति क्या होती है, देखिए, जब कोई ध्वनि निकलता है, जैसे हम बात बोल रहे हैं, ध्वनि कर रहे हैं, तो ध्वनि करते हैं तो वायु में तरंग उत्पन्न होता है। तरंग, तरंग क्या होता है, तरंग उत्पन्न हुआ, तो एक सेकंड में ध्वनि कितना कंपन करता है, एक सेकंड में जितना कंपन करता है, यानी कि जितना कंपन करता है, या फिर कह सकते हैं एक सेकंड में की गई कंपन, कंपन की संख्या आवृत्ति कहलाता है। एक सेकंड में मान लो उदाहरण के लिए 30 बार कंपन किया, तो उसका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा आवृत्ति 30, ठीक है ना। एक सेकंड में जितना कंपन करता है, ठीक है, तो वो आवृत्ति कहलाता है और उसको 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का सुना जा सकता है, ठीक है ना, जिसको कहते हैं आवृत्ति। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा तब, 2 और 3। ध्वनि के तारत्व के साथ संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है, ध्वनि की आवृत्ति पर उसका तारत्व यानी उसका खिंचाव, कितना दूर तक आवाज जा सकता है, निर्भर करता है। पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है, बिल्कुल सही बात है। देखिएगा, चिड़िया जब चहचहाती है तो बहुत दूर तक उसका चहचहाट का आवाज आता है, जबकि शेर की दहाड़ तारत्व मंद होता है। देखिए कितना मोटा आवाज उसका रहता है, जितना मोटा आवाज रहेगा उसका तारत्व उतना कम रहेगा, है ना, और जितना पतला आवाज रहेगा उसका तारत्व अधिक रहेगा। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई ठोस वस्तु है ना, ये देख रहे कितना मोटा है, इसी को अगर हम खींच देते हैं तो लंबा हो जाएगा। इसको इस तरह से समझते हैं, इसी को हम खींच देते हैं, हो जाए लंबा, इसको खींच दिया लंबा हो गया, लेकिन इसका मोटाई देखिए पतला हो गया, और अगर इसको खींच देते हैं तो और पतला हो जाता है। यानी इसको जितना खींचेंगे उतना पतला होगा, जितना उसको समेटेंगे उतना मोटा होगा, ठीक है ना। चिंगम को समझ सकते हैं, चिंगम को जितना खींचिएगा उतना पतला, समेट दीजिएगा मोटा हो जाएगा, है ना। तो पतला यानी तारा तो अधिक, ज़्यादा दूर तक तार जाएगा, समेट देंगे तो घना हो जाएगा, ठीक है ना, तो तारत तो कम हो जाएगा। बस वही कहना चाह रहा है ये, ठीक है। तारत तो रहेगा, ध्वनि उत्पन्न करेगा, शेर का दहाड़ तारत तो मंद होती है। तीसरा, सामान्य महिला की आवाज़ पुरुष की अपेक्षा अधिक तारत्व वाली होती है। महिला का आवाज़ थोड़ा पतला रहता है, जब कुछ पतला रहेगा तो निश्चित है उसका तारत्व दूर तक रहेगा, है ना। तार मतलब समझ रहे ना, तार मतलब लंबाई, तो उसका तारत्व बहुत दूर तक रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि सबका सब
आंसर सही है। नीचे दिए गए कथनों पर पढ़िए और बताइए। कथन, आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समान तथा समान दूरी पर घटित होता है, लेकिन हमें तड़ित पहले दिखाई देता है, मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। बिल्कुल सही बात है। जब आसमान में हम लोग देखते हैं कि बिजली चमका तो चमक तो पहले देख लेते हैं, लेकिन आवाज़ बाद में सुनाई देता है। इसका कारण क्या है? जो प्रकाश का जो स्पीड होता है आवाज़ का स्पीड से, ध्वनि का स्पीड से बहुत ज़्यादा होता है। ध्वनि का स्पीड होता है, का स्पीड जो होता है 331 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? वही प्रकाश का देखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना का अंतर है? इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है प्रकाश का, तो पहले प्रकाश हम लोग पास पहुंच जाता है और पीछे पीछे कम रफ्तार से ध्वनि आता है ना। तो पहले प्रकाश देख लिए, बिजली चमक गया, आप समझ सकते हैं कि अब आवाज़ आने वाला है कड़कड़ाने का, तो आप कान बंद कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यही है ध्वनि का और प्रकाश का स्पीड। प्रकाश सभी माध्यम में संचरित हो सकता है, परंतु निर्वात में संचरण नहीं होता। बिल्कुल सही है, दोनों का दोनों सही है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन कथन कारण का स्पष्टीकरण नहीं है, जिसका आंसर हो जाएगा बी। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। व्याख्या करना रहेगा तो आप बता सकते थे कि दोनों का स्पीड अलग है, इसलिए ऐसा होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन बोलता है, फिर कारण देता है। कथन, खाद्य पदार्थों के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है, ये भी सही बात है, यानी कि ए हो जाएगा। दोनों सही है, और आर ए का स्पष्टीकरण करता है। जो लोहा होता है ना, लोहा के ऊपर टीन का क्या करता है ना, लेप लगा देता है। और टीन होता है क्या? खाद्य पदार्थों के साथ कम से कम अभिक्रिया करता है ना। तो खाद्य पदार्थ खराब होने से बच जाता है, लेकिन लोहा रहेगा तो लोहा में अभिक्रिया करके खराब कर देगा। ठीक है? तो इस प्रकार से दोनों का दोनों सही है। नीचे देखिए कथनों पर पढ़िए। कथन ए, कारण ए, पुलों तथा स्वचालित वाहनों के प्रबल बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले लोहे का संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल सही बात है। संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर विद्युत लेपन द्वारा जिंक की परत निक्षेपित की जाती है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों सही स्टेटमेंट सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं दे रहा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नमक घुला हुआ जल विद्युत का अच्छा चालक होता है। बिल्कुल सही बात है। आसूत जल यानी डिस्टिल वाटर, जो बैटरी वगैरह होता है ना, बैटरी वगैरह में जिस कार का बैटरी वगैरह डालते हैं उसमें जो पानी डालते हैं वो आसूत बल हो गया। आसूत जल भी विद्युत का एक अच्छा चालक है नहीं, यह विद्युत का कुचालक होता है। आसूत जल विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इसमें कोई भी खनिज नहीं रहता है, इसलिए अच्छा चालक नहीं है। पेयजल में खनिज लवणों की अल्प मात्रा प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए विद्युत का सुचालक होता है। ये भी सही बात है। ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। आसूत जल जो रहता है ना, डिस्टिल वाटर, उसमें खनिज तत्व नहीं रहता है, जिसके कारण वो अच्छा चालक, विद्युत का अच्छा चालक वो नहीं होता। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? असत्य का बोल रहा है ना, तो देख लीजिए 2। निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन का पहचान करें। प्रकाश उत्सर्जक डायोड ऊर्जा की कम खपत करते हैं। बिल्कुल सही है, ऊर्जा का कम खपत करता है। प्रकाश डायोड एलईडी ऊर्जा का कम खपत करता है। असत्य का ढूंढना। ठीक है, दूसरा क्या है? प्रदीप्ति नालिका, जिसको ट्यूबलाइट कहते हैं, ट्यूबलाइट है ना, प्रकाश उत्सर्जक डायोड की तुलना में ऊर्जा का ज़्यादा खपत करता है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग जानते हैं, तभी तो एलईडी बल्ब लगाते हैं। ट्यूबलाइट जो लंबा वाला रहता है उससे ज़्यादा ये ज़्यादा ट्यूबलाइट ऊर्जा ग्रहण करता है, और प्रकाश उत्सर्जक एलईडी जो होता है वो ऊर्जा का कम खपत करता है। ये दोनों सही है। अब क्या बोलता है? सहज प्रदीप्ति लैंप यानी कि CFL प्रकाश उत्सर्जक डायोड से
ज़्यादा ऊर्जा खपत करता है परंतु पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं है। नहीं, ये जो CFL होता है पर्यावरण के लिए खतरनाक होता है, इसलिए ये गलत हो गया। सहत प्रदीप्त लैंप CFLs प्रदीप्ति नालिका यानी ट्यूबलाइट से ज़्यादा ऊर्जा खपत करता नहीं, जो CFL होता है ट्यूबलाइट से कम ऊर्जा खपत करता है, इसलिए भी गलत हो गया। तो आंसर पूछ रहा क्या सही या गलत पूछ रहा है, तो गलत पूछ रहा है, तो केवल 3 और 4। क्लियर? चलिए, इन सब क्वेश्चन को बड़ा ही ध्यान से पढ़ के बनाने का, नहीं तो हल्का सा मिस्टेक होगा, आंसर गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएगा। आवेश तथा उसकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आवेश का बात कर रहा है। सजातीय यानी एक ही प्रकार का, प्लस प्लस या माइनस माइनस। आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है नहीं, जो सजातीय जो होता है एक दूसरे से दूर भागता है। चुंबक में देखिएगा पॉजिटिव पॉजिटिव को लगाइएगा तो नहीं चिपकेगा, दूर हटेगा। वस्तुओं को रगड़ने पर विद्युत आवेश स्थैतिक होते, बिल्कुल होता है। वस्तुओं को रगड़ने पर विद्युत आवेश स्थैतिक होता है। आप रेशम को कांच पर रगड़ के देखिए, पता चल जाएगा, है ना, कांच पॉजिटिव हो जाता है। जब आवेश गति करता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है। हाँ बिल्कुल, आवेश गति करता है तो विद्युत धारा होता है, जो आवेश का जो गतिशील आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं, तो यह भी सही है। भू संपर्कण द्वारा किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजा जाता है, जो अर्थिंग जो डाला जाता है, अर्थिंग जो डालते हैं हम लोग करंट से बचने के लिए, तो बिल्कुल सही बात है। और ये सजातीय एक दूसरे को आकर्षित करता नहीं, ये तो विकर्षित करता है, एक दूसरे से दूर भागता है, तो ये ए वाला गलत हो जाएगा, बाकी ये सही हो जाएगा। कथन सही नहीं है, आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, चलिए। तड़ित लाइटनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धरती के निकट संचित ऋणात्मक आवेश तथा बादलों के नीचे किनारे पर संचित धनात्मक आवेश मिलने पर चमकीली धारियां और ध्वनि के रूप में तड़ित होती है। धरती के निकट संचित ऋणावेश आवेशों तथा बादलों के नीचे, ठीक है। क्या पूछ रहा है? गलत, सही, ठीक है। देखिए ये हो जाए गलत, इसका कारण है, समझिए बात। जो बिजली चमकता है वो दो तरीके से चमकता है, या तो बादल बादल के नज़दीक आ जाएगा, या तो बादल पृथ्वी के नज़दीक आ जाएगा। आज तक हम लोग सिर्फ जानते हैं कि बादल बादल टकराता है तो बिजली चमकता है, नहीं, बादल पृथ्वी के नज़दीक भी आता है तो बिजली चमकता है। देखिए मान लीजिए एक बादल है ऐसे ऐसे, ठीक है, एक और बादल है ऐसे ऐसे, यहाँ पे पृथ्वी है, कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वी का जो ऊपरी पार्ट होता है ना, वायुमंडल वाला एरिया, वो पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव आयन आवेश में रहता है, ठीक है। अब बादल का जो निचला हिस्सा रहता है ना, बादल का निचला हिस्सा नेगेटिव रहता है और बादल का ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव रहता है। याद रखिएगा, हो सकता क्वेश्चन पूछ दे घुमा के, बादल का ऊपर बादल है, पृथ्वी का ऊपरी पार्ट जो है पॉजिटिव है, बादल में ऊपर पार्ट पॉजिटिव, नीचे पार्ट नेगेटिव। ये भी बादल है, इस बादल के ऊपर पार्ट पॉजिटिव, निचला पार्ट नेगेटिव। क्लियर? क्या बोले? पॉजिटिव और नेगेटिव नजदीक आएगा, बिजली चमकेगा, रिएक्ट करेगा, है ना, आकर्षित करता है ना नेगेटिव पॉजिटिव को। अगर मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो दूर भागेगा, आकर्षित कहाँ से करेगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा, बादल है, निचला पार्ट नेगेटिव, पृथ्वी का ऊपरी पार्ट पॉजिटिव, दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। अब बिजली का बहुत बड़ा लाइटनिंग उत्पन्न करेगा। यह हो गया पृथ्वी और बादल का। अब बादल बादल में कैसे होगा? ये बादल में देखिए निचला पार्ट नेगेटिव, इस बादल का ऊपरी पार्ट पॉजिटिव। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर क्या होगा? बिजली चमकेगा। यानी बादल और बादल नज़दीक आता है तो बिजली चमकता है, बादल और पृथ्वी नज़दीक आता है तो बिजली चमकता है। इसका कारण है पॉजिटिव नेगेटिव आवेश। समझ गए?
कोई दिक्कत नहीं, बस यही चीज़ ये समझाना चाह रहा है। अब कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये सही है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि धरती के निकट संचित ऋणात्मक। यहाँ पे देखिए क्या बदमाशी किया ये क्वेश्चन। यहाँ पर बोलता है धरती के निकट संचित ऋणात्मक, ये तो धनात्मक होता है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऋणात्मक। इसी के कारण ये गलत होगा कि धरती के निकट धनात्मक होता है। अगर ऋणात्मक हो जाए तो माइनस और माइनस दूर हट जाएगा, तो बिजली ही कभी नहीं चमकेगा, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से गलत हो जाएगा, ये दोनों सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। पृथ्वी कई परतों पर बटी हुई है, इनमें से कौन सा परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है? तो भूपरपट्टी, बिल्कुल भूस्पंद यानी अर्थक्वेक वगैरह जो होता है। पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे बहुत सारा प्लेट बटा हुआ है, बहुत सारा प्लेट है ना, जो मूव करता है, कई लेयर में बटा हुआ पृथ्वी। यहाँ पर जो भी कुछ हलचल होगा, पृथ्वी का जो ऊपरी क्रस्ट है उस पर ही स्पंदन पता चलेगा, ठीक है ना, क्रस्ट। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। प्लेटों की सीमाएं प्लेटों की दुर्बल क्षेत्र होती है, अतः वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है। जहाँ पर प्लेट होगा तो प्लेट की सीमा के पास ज़्यादा से ज़्यादा भूकंप आएगा, क्योंकि यही प्लेट आपस में टकराएगा, या तो आपस में क्या होगा, रगड़ाएगा, या तो रगड़ाएगा या तो टकराएगा, यही होगा ना, तो भूकंप उत्पन्न होगा, ठीक है। तो सीमाएं यानी बाउंड्री के पास ज़्यादा भूकंप वगैरह आता है, यही प्लेटों का दुर्बल क्षेत्र होता है, और भूकंप का संभावना अधिक होता है। कश्मीर कच्छ का रण भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र, जबकि पता आपको भारत में 4 भूकंपीय क्षेत्र हैं, जिसमें से कश्मीर और कच्छ का रण भी इसमें बहुत अधिक संवेदनशील है भूकंप के लिए, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। भूकंप की शक्ति के परिणाम को मापने के लिए प्रयुक्त पैमाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके लिए रिक्टर पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल रिक्टर पैमाना ही रखा जाता है। यह पैमाना रैखिक होता है, ये रैखिक नहीं होता है, ये लघुगणक होता है, लघुगणिक, है ना, ये लघुगणक पर आधारित होता है, ये रैखिक नहीं होता है। इसमें 2 अंक की वृद्धि का अर्थ लगभग 1000 गुना अधिक विनाशी ऊर्जा है। बिल्कुल सही बात है, यानी 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 2 गलत है। पूछ क्या रहा है कि आपका कौन सही है, तो हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। चलिए, त्वरित से सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि आप कार या बस से यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां एवं दरवाजे बंद कर लें, आप उसके भीतर सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल सही है। यदि आप किसी खुले जगह पर किसी बड़े वृक्ष के नीचे, आप सुरक्षित रहेंगे। यदि आप आसपास कोई वृक्ष न हो तो जमीन पर सिमट कर बैठ जाइए, सुरक्षित आप रह सकिएगा। इसका क्या हो जाएगा, गलत क्या है, गलत पूछ रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। कहा जाता खुला जगह में जब वर्षा हो रहा हो, बिजली चमक रहा हो, तो खुला जगह है और वहाँ पे कोई मान लीजिए पेड़ है, तो वहाँ पे जाके मत खड़ा हो जाइए। तो बिजली क्या है ना, बिजली पेड़ को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि सबसे ये खुला जगह में यही सबसे ऊंचा है, ये अट्रैक्ट करेगा इसको, और नीचे आप हैं तो आप पर ये बरस पड़ेगा, ठीक है। यदि आप किसी खुले जगह पर, तो किसी बड़े वृक्ष के नीचे आप सुरक्षित रहेंगे, नहीं, यहाँ पे हम असुरक्षित हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा गलत। असत्य पूछ रहा है तो केवल 2 हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वस्तु द्वारा स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन, वस्तु द्वारा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, उपयुक्त में से कौन सा किसी वस्तु को देख पाने की घटना से संबंधित है? तो 1 और 3 दोनों से वस्तु को देखा जा सकता है। वस्तु से द्वारा स्वयं का प्रकाश का उत्सर्जन, मान ली कोई वस्तु है और वहाँ खुद प्रकाश उसका निकल रहा है ना, जैसे जुगनू क्या करता है, अपना प्रकाश खुद निकाल रहा है, कोई प्रकाश उससे टकरा के तो नहीं आ रहा, वो अपना प्रकाश खुद निकाल रहा है, देख रहे हैं, वो उत्सर्जन का उदाहरण है, देख लेंगे। लेकिन कोई ठोस पदार्थ, कोई अजीब चीज़ है,
कोई लकड़ी का गट्ठा रखा हुआ है, बिजली तो नहीं दे रहा, लेकिन कोई प्रकाश उस पर टकराएगा और टकरा के मेरा आँख के पास आ जाएगा, तो हम उसको देख लेंगे, है ना। तो इसको कहते हैं परावर्तन। और जुगनू वाला उत्सर्जन, या फिर कोई और तारा वगैरह भी ले सकते हैं उसका उदाहरण, जो खुद अपना प्रकाश उत्सर्जित करता हो। तो दोनों 1 और 2, ये 3 नहीं हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, तो सही में 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस घटना में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दोनों का दोनों बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है दोनों का दोनों, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से नेत्रों पर कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? लेंस, कार्निया, रेटिना, परितारका। कार्निया, कार्निया जो होता है वो आँख का रंग को विशिष्ट रंग के रूप में उत्तरदायी होता देने के लिए। रेटिना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना रहता है ना, बिल्कुल सही। अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट रेटिना तथा दिक् तंत्रिकाओं की संधि पर उपस्थित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इस पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु से हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता, ये भी बिल्कुल सही है। इसका 1, 2, 3 हो जाएगा, है ना। तो रेटिना के संदर्भ में ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा, रेटिना से प्रश्न पूछ ही देता है। तो ये जो रेटिना का जो गुण है, ये तीनों गुण आप ध्यान में रखिएगा, तीनों का तीनों रेटिना का ही गुण है, ठीक है। मानव नेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान नेत्र दूर रखी वस्तु के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्टता देख सकता है, ठीक है। दूसरा क्या भाई? वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्टतया देख सकता है आयु के साथ साथ परिवर्तित होता है। बिल्कुल, आयु बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, घटता तो नहीं जाएगा, आयु तो बढ़ता जाएगा, तो उसका नज़र जो देखने का क्षमता उसमें भी परिवर्तन होगा। मोतियाबिंद नेत्र का लेंस धुंधला हो जाता है, बिल्कुल सही, सबका सब सही है, क्लियर। चलिए, जहाँ पर समझाने लायक है वहाँ पर हम एक्सप्लेन कर देंगे। ब्रेल सिस्टम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रकाश का परावर्तन के नियम से दूर तथा निकट दृष्टि दोष से संबंधित व्यक्तियों से चक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों से, है ना। तो चक्षुष विकृति मतलब क्या होता है? चक्षु मतलब आँख होता है, विकृति मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाए, आँख में प्रॉब्लम, यानी कि जिसको कह सकते हैं कि आँख का समस्या है, ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं। तो ब्रेल लिपि तो उसी के लिए रहता है ना, ब्रेल। तो C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृति होते हैं तथा विभिन्न विशेषताओं रखते हैं। इन विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केकड़े का नेत्र बहुत छोटा होता है परंतु वह चारों ओर देख सकता है, बिल्कुल सही है। केकड़ा का आँख छोटा होता है लेकिन चारों तरफ वो देख सकता है घुमा के अपना आपको। तितली के नेत्र बड़े होते हैं परंतु सहस्त्रों छोटे छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं, ये भी सही है। उल्लू का नेत्र में बड़ा कार्निया तथा पुतली होता है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके, बिल्कुल सही बात है। इसलिए उल्लू क्या होता है ना, रात को भी देख पाता है, उल्लू रात को भी देख पाता है क्योंकि इसका नेत्र में बड़ा कॉर्निया होता है और बड़ा पुतली भी होता है, अधिक से अधिक प्रकाश का अवशोषण कर लेता है वो, तो रात को भी देख पाता है, ठीक है ना। वैसे रात में देख पाता है, उसका कारण बहुत सारा अलग अलग भी है, कारण सिर्फ एक नहीं है, उसका अलग भी कारण है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 और 3। चलिए, चंद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है, बिल्कुल सही। इसकी पूर्ण चक्रिका 12 दिन पूर्णिमा कहलाता है, सही। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ कम होता नहीं, लगभग 1 महीना होता है। जैसे कोई पूर्णिमा है, पूर्णिमा मतलब फुल मून, है ना, यहाँ से 15 दिन अमावस्या को लेगा जहाँ पर पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। पूर्णिमा से घटना शुरू करता है, 15 दिन में अमावस्या आएगा, फिर यह इस अमावस्या से फिर बढ़ना शुरू करेगा और करते करते 15 दिन के बाद पूर्णिमा आ जाएगा। यानी ये 15 दिन और ये 15 दिन जोड़ के कितना हो गया? 23 दिन, ठीक है ना। तो 29 दिन वो वाला तो गलत हो गया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही तो केवल 1 हो जाएगा, ठीक है।
तारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तारे सूर्यास्त होने पर होते ही पूर्व में उदित होते तथा सूर्योदय के पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाते। नहीं, तारे हमेशा चमकते रहते आकाश में, उस सूर्य के प्रकाश के कारण लोग नहीं देख पाते, वो अलग बात है, तो ये गलत हो जाएगा। तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। यानी कि आप क्या पूछ रहे कौन सही है, तो केवल 2 सही हो जाएगा, ठीक है ना, केवल 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नीचे दे गए कथनों को पढ़िए। कथन ए, सूर्य पूर्व में उदित तथा पश्चिम में अस्त होता है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल में लंबवत नहीं है। अब देखिए क्या बोलता है, नहीं है। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है, परंतु ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बिल्कुल ई कथन भी सही है, क्योंकि ये पूर्व में उदित होता पश्चिम में अस्त होता है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है, ये झुका हुआ है। लंबवत तो नहीं ना है, वो अक्ष पर झुका हुआ है, लेकिन इसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं करता। अक्ष में झुका रहने के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है, उसका सूर्य उदित और अस्त से कोई मतलब नहीं है। ये भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। ध्रुव तारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी तारे इसकी परिक्रमा करते प्रतीत होते, बिल्कुल सही बात है। यह पृथ्वी के अक्ष के दिशा में स्थित है, एकदम सही बात है। यह दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देता, बिल्कुल सही बात है। दक्षिणी गोलार्ध से ध्रुव तारा नहीं दिखाई देता, तीनों के तीनों सही है। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। पहचाने जाने योग्य आकृति वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। विभिन्न तारामंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विख्यात तारामंडल आर्सा मेजर को सप्तऋषि भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ओरियन तारामंडल को शिकारी भी कहते हैं, ये भी सही बात है। ओरियन को शिकारी भी कहते हैं, विषकारी तारामंडल कहते हैं। कैसियोपिया तारामंडल अंग्रेजी अक्षर के W तथा M के बिगड़े रूप जैसा ही दिखाई देता है। तीनों का तीनों सही है, तीनों का तीनों सही है, याद रखिएगा। तारों और ग्रहों में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो तारों का अपना प्रकाश होता है जबकि ग्रह में नहीं होता। तारों का अपना प्रकाश होता है जबकि ग्रह में नहीं होता है। तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते। तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते हैं। ग्रहों के सापेक्ष तारों की स्थिति परिवर्तन होता रहता है। तो आंसर क्या उसका हो जाएगा? पूछ रहा है, सही है। 1 और 2 ये 1 और 2 सही है। तारों का अपना प्रकाश होता है, पता ही, जैसे सूर्य है अपना प्रकाश है, पृथ्वी ग्रह है लेकिन अपना प्रकाश नहीं है। तारा टिमटिमाता है लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमा सकता, उसमें प्रकाश ही नहीं है तो टिमटिमाए कहाँ से? ग्रहों के सापेक्ष तारों की स्थिति परिवर्तन होता रहता नहीं, तारों के सापेक्ष ग्रह की स्थिति परिवर्तन होता है ना। सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी अपना स्थान परिवर्तन करता है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी आंसर 1 और 2 सही होगा। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 सौर परिवार का ग्रह विशेषता है। देखिए मिलान करने बोलता है। बुध सूर्य का निकटतम ग्रह है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह भी बुध है क्योंकि सबसे निकट वही है। शुक्र रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं, है ना। भोर का तारा सांझ का तारा भी शुक्र को ही कहा जाता है। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, पता ही आपको। अरुण यूरेनस अपने अक्ष पर अत्यधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ ग्रह दिखाई देता है, ये है ना। यानी सभी का सभी ये सही है। ऑप्शन है 1 2 3 4 सारे के सारे सही है, विशेषता बता रहा है ये। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। पृथ्वी नीला ग्रह है, बिल्कुल सही है। मंगल लाल ग्रह बिल्कुल सही है। शनि को पीला ग्रह कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, सारे के सारे सही है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित कृत्रिम उपग्रहों में से कौन सा भारत द्वारा प्रमोचित पहला उपग्रह है? सबको पता है, आर्यभट्ट, है ना, आर्यभट्ट। चलिए, क्षुद्र ग्रह धूमकेतु उल्का के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में उपस्थित है, बिल्कुल सही बात है जी। मंगल और बृहस्पति का जो कक्षा उसके बीच बहुत लंबा अच्छा खासा डिस्टेंस है, उसमें क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। धूमकेतु पर्वतीय कक्षाओं में सूर्य का परिक्रमा करते हैं, बिल्कुल सही बात। जैसे पृथ्वी अपना ग्रह
होकर परिक्रमा कर रहा है अपना पथ पर, और सही धूमकेतु भी परवलयीय कक्षा में, परवलयीय मतलब इस प्रकार का आकार, इस प्रकार का गोलाकार मतलब एकदम गोल, परवलयाकार मतलब कुछ इस तरह से फैला हुआ। तो ये धूमकेतु परवलयीय कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है, बिल्कुल सही बात है। उल्का को टूटता तारा शूटिंग स्टार भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, यानी 1 2 3 सही है। क्लियर? चलिए, पृथ्वी, सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा निम्नलिखित में से कौन है? पक्का है अल्फा सेंटोरी, नाम हम लोग जानते हैं, है ना। सूर्य के बाद सबसे निकट कौन है? अल्फा सेंटोरी। जैसे पृथ्वी है, यहाँ पे सूर्य है, मान लेते हैं सूर्य है, तो सबसे निकट का तारा तो ये हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा सन हो जाएगा। लेकिन अब इसके बाद इसको छोड़ देते हैं तो पृथ्वी का निकट का तारा कौन है? तो इसके बाद मान लो पृथ्वी का तारा जो निकट का है वो कौन है? यही अल्फा सेंटरी है। ये जो अल्फा सेंटरी है 3 तारा मिलके बनता है, अल्फा सेंटोरी, यहीं पे कर देते हैं ना, अल्फा सेंटोरी। पहला होता है अल्फा सेंटोरी ए कहते हैं, दूसरा कहते हैं अल्फा सेंटोरी बी, और तीसरा कहते हैं अल्फा सेंटोरी सी। ठीक है, ये 3 मिलकर अल्फा सेंटोरी तारे का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। अल्फा सेंटोरी आंसर हो जाएगा। पेट्रोल तथा डीजल आधारित वाहनों के विभिन्न प्रकार के प्रदूषक गैस निकलती है। गैसों में मुख्य है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें क्या निकलेगा? तो आपका 1 2 3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो नहीं निकलेगा, है ना, 1 2 3 निकलेगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे निकलता है? फ्रिज में जो गैस भराता है, फिर आपका CFL गैस जो, ये CFL जो रहता है, बल्ब रहता है उसमें रहता है, वो सब में रहता है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। या सेविंग किट वाला जो सेविंग जो रहता है, क्रीम वगैरह जो रहता है, फॉग टाइप का जो रहता है, उसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों से बचाव करती है, बिल्कुल करती है। धुएं में नाइट्रोजन ऑक्साइड अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरे से मिलकर धूम कोहरा बनाती है, बिल्कुल सही बात है। पेट्रोलियम परिष्करणशालाएं सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों का प्रमुख स्रोत है ना। अब पेट्रोल तथा डीजल इंजन के अपूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर कार्बन मोनोडाइऑक्साइड बनता है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोडाइऑक्साइड बनता है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। पूछ रहा कौन असत्य है, तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि असत्य गलत 4 नंबर है। आगे देखते हैं हम लोग। वैश्विक उष्णता में योगदान देने वाली गैसें कौन? कार्बन डाइऑक्साइड देती है, मीथेन नहीं देती है, नाइट्रस ऑक्साइड देती है, जलवाष्प देती है, नहीं मीथेन देती है, सॉरी हम कुछ और सोच लिए थे। मीथेन देती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी देती है, नाइट्रस ऑक्साइड देती है, जलवाष्प देती है, सभी का सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कुछ तालाबों के जल देखने में हरे रंग का प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों होता भाई? देखते हैं। जल में शैवालों की अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। हाँ, जल में जो हरे रंग का जो शैवाल होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पूरा पानी हरा हरा दिखने लगता है। ठीक है, फास्फेट, नाइट्रेट एवं अन्य प्रदूषक जल के साथ मिलकर इसे हरा रंग प्रदान करते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। फास्फेट नाइट्रेट जब जल में जाता है तो वो खाद का काम करता है और शैवाल को वृद्धि कर देता है। जैसे खेत वगैरह में सल्फेट वगैरह डालते हैं ना, फास्फेट वगैरह डालते हैं खाद का, जब वर्षा हुआ तो खेत का जब जल नदी में गया तो अपने साथ उर्वरक ले गया। अब नदी में चाहे तालाब में क्या है, पहले से शैवाल है जो कि वनस्पति होता है, और उसको उर्वरक वाला पानी मिल गया, उसको और फैलने का मौका मिल गया, है ना। तो वही बता रहा है कि फास्फेट नाइट्रेट और अन्य प्रदूषक जल के साथ मिलकर इसे हरा रंग प्रदान करती है। हरा रंग प्रदान नहीं करते हैं बल्कि शैवाल में वृद्धि में कारक होते हैं। ठीक है, हरा रंग शैवालों के कारण होता है। इसका आंसर यह हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का परीक्षण करें।
आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड जैसे तत्व जल में प्रदूषित करते हैं, जिससे पौधे तथा पशुओं आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, हो जाती है। अशुद्ध जल से मृदा भी प्रभावित होती है, जिससे उसकी अम्लीयता प्रभावित होती है। बिल्कुल सही बात होती है जी। विद्युत संयंत्रों तथा अन्य उद्योगों से निकला गर्म जल भी जलाशयों की ताप वृद्धि करके प्रदूषक का कार्य करती है। बिल्कुल करती है, सही बात है। जल में नाइट्रेट एवं फास्फेट रसायन की अधिक मात्रा शैवालों की वृद्धि हेतु हानिकारक है, नहीं, शैवालों की वृद्धि हेतु लाभदायक हो जाता है। अभी बताया था कि नाइट्रेट और फास्फेट जब जाता है जल में, नदियों का जल में या तालाब का जल में, तो शैवाल को वृद्धि कर देता है, क्योंकि ये उर्वरक का काम करता है उसके लिए। क्लियर? तो ये हो जाएगा गलत। असत्य का पूछ रहा है तो असत्य यही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, आंसर डी। वो खत्म हो गया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्लास 8 एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर देख लिए। अगला क्लास में क्लास 9 का एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। उसी तरह से आगे के कक्षाओं का भी एनसीईआरटी कंप्लीट कर देंगे। आप देख सकते हैं इतना क्वेश्चन को अगर कंप्लीट कर लिया जाए तो कम से कम सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।